एनसीईआरटी सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग विगत कई क्लासों से भूगोल के विषय में पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली जो भारत का फिजिकल फीचर था इसके बारे में इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी। और अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। जो भारत का अपवाह तंत्र है वो किस प्रकार से है उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो सिविल सर्विस का मुख्य परीक्षा हो अथवा पीटी परीक्षा हो, दोनों के लिए ये अपवाह तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये साथ ही साथ आप देखें तो करंट अफेयर्स से सीधा सीधा रिलेटेड होता है। जैसे कि आप रिवर लिंकिंग की बात सुनते हैं कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या है, तो विभिन्न नदियों का किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो इसमें हम भारत के कौन कौन से नदी प्रणालियां हैं इसकी जिक्र करेंगे, इसको किस प्रकार हम विभाजित करते हैं इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए, तो ये भारत का भौतिक पर्यावरण जो एनसीईआरटी की बुक है जिस पे हम लोग कर रहे हैं, उसमें अपवाह तंत्र ये 11वीं क्लास की बुक है और इसका अध्याय 3 का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो उससे पहले हम लोग कुछ चीज देखें कि ये अपवाह तंत्र होता क्या है। जब हम पहले भारत का अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो ये अपवाह तंत्र होता क्या है पाएंगे, और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र क्या है, कैचमेंट एरिया क्या है, नदी तंत्र क्या है, तो फिर नदी तंत्र और अपवाह तंत्र में क्या फर्क है। तो इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ जान लेंगे। विस्तृत तो जैसा कि मैंने बताया, विस्तृत आप लोग जब फाउंडेशन कोर्स में लेंगे एडमिशन तब आप लोग को और उसका विस्तृत हम लोग बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ बेसिक, जो एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो एनसीईआरटी को लेकर के, तो हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो अपवाह तंत्र किसको कहते हैं? तो अपवाह शब्द का अगर आप देखें तो शब्द किसी क्षेत्र की नदी प्रणाली का वर्णन करता है कि उस एरिया का जो नदी प्रणाली है वो क्या है। ये विभिन्न दिशाओं से बहने वाली छोटी धाराएं मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है जो अंततः एक बड़े जल निकाय जैसे कि झील अथवा समुद्र में समाहित हो जाती है। अर्थात नदी तंत्र इस प्रकार से होता है कि जब आप देखेंगे तो ये नदी है और ये बहुत छोटे छोटे नदियों से, चाहे पहाड़ हो जो भी हो, उससे मिलके ये नदी तंत्र बनता है और फाइनली या तो कोई झील में मिल जाएगा या अगर यहाँ महासागर है तो ये महासागर में आके मिलता है। तो इस प्रकार का जो ये हो गया, तो इसको हम ये पूरा जो तंत्र हो गया, ये सिस्टम, यहाँ से ये नदी तंत्र, ये नदी तंत्र, ये पूरा मिला और ये पूरा सिस्टम को हम लोग ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र कहते हैं। तो उसी अपवाह तंत्र में फिर हम लोग, आप लोग सुनते होइएगा न्यूज में भी, समाचार में भी, कैचमेंट एरिया, जलग्रहण क्षेत्र। जलग्रहण क्षेत्र किसको कहते हैं? तो जब एक नदी विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहाकर लाती है, यानी एक विशिष्ट क्षेत्र में नदी की जल बहा के लाती है, तो उस एरिया के उस क्षेत्र को जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। सपोज कीजिए एक नदी ये बह रही है, लेकिन गर्मी में ये सूख जाती है, बरसात में इसमें और ज़्यादा पानी आता है, तो जितना एरिया में इसकी जल फैलने की क्षमता होती है उस एरिया को मिला करके, अब जैसे ये नदी है और इस एरिया में यहाँ तक ये नदी का जल फैल सकता है, तो ये पूरा एरिया को, इस पूरा एरिया को हम लोग जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरह से ये जलग्रहण क्षेत्र, या जिसको इंग्लिश में कैचमेंट एरिया कहा जाता है। तो जब भी आप जानते हैं आपदा प्रबंधन या बाढ़ की स्थिति से लड़ने की बात होती है, तो जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि इस नदी का कैचमेंट एरिया कितना तक है, ताकि वो उस हिसाब से अपनी रणनीति बना सके उस आपदा से लड़ने के लिए। तो ये नदी सिस्टम का अध्ययन एक तो हम लोग विभिन्न कार्यों के लिए भी करते हैं, दूसरा जो अगर आपदा आ जाए तो उसको किस तरह से उसका निपटान हम लोग कर सके या निपटारा कर सके, तो उस पर भी हम लोग करते हैं। दूसरा चीज अपवाह द्रोणी, ड्रेनेज बेसिन किसको कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन। तो जब
नदी प्रणाली द्वारा, जो हमने बताया कि पूरा जो एक नदी सिस्टम है, अपवाहित क्षेत्र को ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया उसी तरह ये नदी है मान लेते हैं, और ये नदी डिफरेंट छोटी छोटी इसका जो सहायक नदियां हैं उससे मिलके बना। एक नदी इधर से मिली, एक इधर से आया, तो ये और ये नदी मिलके फाइनली अगर हम ये देखें कि सपोज कीजिए ये इंडिया, ये बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ गिर गए। तो ये पूरा जो ये सिस्टम है, ये अगर ये गंगा नदी है तो ये गंगा बेसिन कहलाएगा, यानी अपवाह द्रोणी, यानी ड्रेनेज बेसिन। तो इस प्रकार इसको हम लोग अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। तो फिर जल विभाजक किसको कहा जाता है? ये सब टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं तो इन सब को आपको, इस सब को जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो ड्रेनेज सिस्टम में आप जल विभाजक या वाटर डिवाइड, इसको इंग्लिश में वाटर डिवाइड कहते हैं। तो जब कोई नदी जा रही है और उसके बीच में कोई ऊंचा क्षेत्र आ जाता है, जैसे कि कोई पहाड़ या कोई उच्च स्थान जो जल निकासी घाटी को विभाजित करता है, तो इस प्रकार इसको जल विभाजक कहा जाता है। सपोज कीजिए कि यहां से एक नदी गुजरी और यहां ये इधर आ रही थी, लेकिन अचानक इसके बीच में कोई पहाड़ आ गया या कोई भी उच्च भूमि आ गए, तो अब ये इसको पार नहीं करके इधर मुड़ जाएगी। उसी तरह से अगर ये नहीं होता तो ये सीधा इधर चला आता, तो ये जल विभाजक का काम करता है। उसी तरह से अगर यहाँ से कोई नदी आया और वो यहाँ जा रहा है, तो चूंकि बीच में जल विभाजक है तो फिर ये इधर मुड़ जाता है। तो ये जल विभाजक जो होता है, वाटर डिवाइड, वो कोई भी ऊंचा क्षेत्र हो सकता है। और जैसा हम लोग देखते हैं भारत में जल विभाजक, हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हिमालय से वहाँ से आया है, और तो वो हम लोग देखेंगे जो अरावली पर्वत है ये भी जल विभाजक का काम करता है। फिर केंद्रीय उच्च भूमि में भी काम करता है ये। तो ये सब हम लोग आगे चल के देखेंगे कि भारत में जल विभाजक कहाँ कहाँ है उसके बारे में। लेकिन ये एक, जैसा कि मैंने बताया कि एनसीईआरटी पढ़ने से आपको एक बेसिक टर्म का नॉलेज हो जाएगा कि जल विभाजक किसको कहते हैं। अब रिवर सिस्टम, नदी प्रणाली। अब नदी प्रणाली में क्या होता है, नदी एवं इसकी सहायक नदियां की संयुक्त प्रणाली को रिवर सिस्टम या नदी प्रणाली कहा जाता है। जैसे कि हम अभी आपको बताए थे, उसको इस तरह से समझिए। इस तरह से समझिए कि ये जो अभी हमने बताया था नदी बेसिन, ऐसे करके ये पूरा जो सिस्टम था, तो ये पूरा इस तरह से बेसिन था, नदी बेसिन था। इसमें सहायक नदियां मिल रही थी बहुत सारी, तो ये नदी बेसिन कहला रहा था। लेकिन अगर हम नदी तंत्र और नदी बेसिन में डिफरेंस देखें तो ये पूरा, अब यहां से एक सहायक नदी इसमें मिली, एक सहायक नदी यहां से मिली, और ये फिर फाइनली ये आपको बंगाल की खाड़ी या कहीं भी समुद्र में जाके समाहित हो गई। तो इस प्रकार का जो ये सिस्टम है, ये नदी सब मिलके जो एक तंत्र बनाता है, तो उसको हम लोग नदी तंत्र कहते हैं। नदी तंत्र या रिवर सिस्टम कहते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे गंगा नदी सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा नदी सिस्टम, कावेरी नदी सिस्टम, इन सब का हम लोग आगे अध्ययन करेंगे कि भारत में जो डिफरेंट रिवर सिस्टम है उसके बारे में। रिवर सिस्टम, अब आगे हम लोग चले। तो अब हम इन आधारों पे, जैसे कि हमने देखा कि विभिन्न आधार पे अगर हम देखें तो भारत का जो अपवाह तंत्र है उसको विभिन्न आधारों पे विभाजित किया जा सकता है। अगर हम भारतीय अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो इसको दो आधारों पे हम लोग विभाजित करते हैं। पहला आधार तो ये होता है कि अगर हम लोग देखें अरब सागर में गिरने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, इस तरह हम इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। उसी तरह दूसरा तरीका ये होता है
प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालय की नदियां, अर्थात जो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में उत्पन्न हुई या उद्गम स्थल जिसका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो नदियां, और दूसरा हिमालय क्षेत्र में जिसका उद्गम स्थल है वो नदियां। ये दोनों आधारों पे हम लोग इस भारतीय अपवाह तंत्र यानी भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं। तो समुद्र में विसर्जन, जैसा कि हमने बताया, अगर समुद्र में विसर्जन के आधार पे हम लोग करेंगे तब अरब सागर में गिरने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो अगर अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है वो हमारे भारत निकासी क्षेत्र में, जिसमें लगभग 23% जो है सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार नदी प्रणाली सम्मिलित है। यानी जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उस ड्रेनेज सिस्टम में जिसका जल अरब सागर में गिरता है, जिन नदियों का, वो पूरे भारत के ड्रेनेज सिस्टम का 23% है, जिसमें शामिल है आपको सिंधु नदी, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार इत्यादि। तो अब आप देखिए, कभी कभी आपको ये पीटी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सब नदी का नाम दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है या नहीं गिरती है, इस तरह से क्वेश्चन। या फिर आपको बोल देगा कि निम्नलिखित पर विचार करें, इनमें से कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है या समाहित होती है, ये भी आपको कह सकता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको विभिन्न परीक्षाओं में, कंपटीशन में पूछा जाता है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। बंगाल की खाड़ी में जो अपवाह तंत्र होता है, और जैसे कि हमने बताया 23% अरब की और 77% जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है भारत की, जिसमें आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि शामिल है। और इसका जो है जल जो है आपको बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। ये देखिए, ये इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये जल विभाजक, जैसे कि हमने बताया अभी कि जल विभाजक जो कोई उच्च भूमि आ जाता है उसके आधार पे जो अरब सागर में, तो यहां से है, ये देखिए, ये देखिए यहां। अब इससे जो इधर है जो भी नदियां होगी वो आपको बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, और इधर की जो नदियां हैं ये आपको अरब सागर में ये गिर रहा है, अरब सागर में गिर रहा है। तो अरब सागर में जो यहाँ इधर जो गिर रहा है वो कितना है, पूरे भारत के ड्रेनेज सिस्टम का 23%, और इधर जो गिर रहा है, जो भी ये आप ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं जो बंगाल की खाड़ी में आ रहा है, वो है आपको 77%। ये भी आपको प्रतिशत भी ध्यान में रखें, ये भी आगे आपको काम आएगा विभिन्न परीक्षाओं में। तो ये आपको इसके आधार पर, यानी जो विसर्जित होती है अरब सागर में या फिर बे ऑफ बंगाल में, यानी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में किधर वो समाहित होता है, इसके आधार पर आप इसको वर्गीकृत करते हैं।